अच्छे दिन। भारत में मौजूदा दौर में लोग मीडिया को दो नजरियों से देखते हैं। एक नजरिया गोदी मीडिया का है और दूसरा नजरिया जो है दरबारी मीडिया का है। दरअसल 180 देशों की रैंकिंग में भारत फिलहाल 161वें नंबर पर है। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 4 बड़े वादों में से एक वादा किया था, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने का। ये वादा बीजेपी ने 2019 में दूसरी बार सरकार बनने के बाद अगस्त 2019 में पूरा कर दिया। बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर डालने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI की माने तो अभी देश में करीब 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार है, जबकि मोदी सरकार के आने से पहले 43 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास रोजगार था। पीएम उज्ज्वला योजना में 9.58 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। पीएम आवास योजना की बात की जाए तो सरकार दावा करती है करीब 3 करोड़ घर बनाए गए हैं। अगस्त 2022 में राज्यसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने इस बात की जानकारी दी कि 2021-22 में 92 लाख ग्राहकों ने कोई रिफिल नहीं करवाया। सरकार कहती है कि देश में 2014 तक 16 IIT थे जो बढ़कर 23 हो गए हैं। 2014 तक देश में 13 IIM थे जो बढ़कर 20 हो गए हैं। बिजली की बात की जाए 2014 तक देश के 18,452 गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन सरकार दावा करती है कि आज देश के हर गांव में बिजली पहुंच गई है। 2014 में किसानों को फसलों से होने वाली विशुद्ध इनकम 3081 रुपए थी, यानी अब तक किसानों की आय में सिर्फ 717 रुपए की बढ़ोतरी हुई। बीते सालों में किसानों की आय में मानिए 23% का बदलाव 2014 से देखने को मिला। प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो 2014 में देश में आम आदमी की सालाना आय जो थी वो 80,000 रुपए से भी कम थी, लेकिन 9 साल बाद ये बढ़कर 1.70 लाख रुपए हो गई है। 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9.48 रुपए थी, जो इस वक्त 19.9 रुपए है। 2014 में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3.56 रुपए थी, जो आज बढ़कर 15.8 रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल में देश में पहली आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति बनी। 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा। मोदी राज में ही पहली बार गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया गया। 8 अगस्त 2023 को CAG की रिपोर्ट सामने आती है और यह दावा किया जाता है कि बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि योजना में करीब 7.50 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिनका मोबाइल नंबर एक था। इस रिपोर्ट की माने तो 7.5 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिनका मोबाइल नंबर 99999999 और 99 यानी एक ही बार 10 नंबर तक 9 था, वो जुड़े हुए थे। मोदी सरकार में विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा है। हर साल औसतन $20 अरब का विदेशी कर्ज भारत पर बढ़ रहा है। पीएम मोदी के राज में ही भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान किया गया, जिसमें कोविड वैक्सीन की 220 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई। यही नहीं, भारत ने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन सप्लाई भी मोदी के कार्यकाल में। अक्सर बीजेपी पर आरोप लगते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन संयोगवश अदालत का फैसला राम मंदिर निर्माण के पक्ष में आ गया। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम देश के राजनीतिक हालात को देखते समझते इस बात को जानते हैं कि समर्थकों को बीते 9 साल कमाल के तो आलोचकों को बीते 9 साल बदहाल के लग रहे होंगे। पर सच ये है कि सच एक तरफा नहीं होता है। ये लेफ्ट या फिर राइट से नहीं समझा जा सकता, और शायद इसीलिए ईश्वर ने हम सबको 2 आंखें दी है ताकि हम एक आंख से लेफ्ट या राइट वाला सच मत देखें। इसलिए आज आपको सच और फैक्ट की कसौटी पर रखकर ब्लैक एंड व्हाइट के नजरिए से हम दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट कार्ड। अच्छे दिन। अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिपोर्ट कार्ड की आखिर अभी आवश्यकता क्या है? तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2014 में देश में 83.4 करोड़ वोटर थे, जो आज 2019 में बढ़कर 91.19 करोड़ हो गए। यानी इन 5 सालों में देश में करीब 8 करोड़ वोटर बढ़ गए थे। और इसी अनुपात में 2019 से लेकर 2024 के बीच में अगर वोटर बढ़ते रहे तो 2024 में पहली बार ऐसा होगा कि 100 करोड़ यानी करीब 1 बिलियन वोटर हो जाएंगे। और ऐसा पहली बार होगा कि किसी डेमोक्रेटिक देश में प्रधानमंत्री चुनने के लिए 1 बिलियन वोटर होने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है कि 100 करोड़ की जनता जिस मुखिया को चुनने वाली है, उस जनता को इस बात को जानने का पूरा हक होना चाहिए कि जिस प्रधानमंत्री को उन्होंने 9 साल देखा है, उनका कार्यकाल कैसा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया, वो कौन कौन से वादे थे जो पूरे हुए, कौन से वादे थे जो अधूरे रहे, कौन से वादे थे जो आधे हुए और थोड़े से रह गए। इसलिए आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा रिपोर्ट कार्ड लाए हैं ब्लैक और व्हाइट में, यानी पूरा सच पूरा सवाल। अब अगर प्रधानमंत्री के 9 साल के रिपोर्ट कार्ड को आपको समझना है तो आपको जानना होगा कि वो कौन कौन से मुद्दे थे जिनके इर्द गिर्द 2014 में चुनाव लड़ा गया था। प्रधानमंत्री को विरासत में क्या मिला था, किन किन बातों का दावा प्रधानमंत्री ने उस दौर में किया था।
हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। ये तमाम जो नारे आपने सुने, इन नारों की हवा ने ही मोदी लहर को घर घर तक उस दौर में पहुंचा दिया था। उस दौर में यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई थी। 2G घोटाले, कॉमनवेल्थ गेम घोटाले, तमाम आरोपों की लंबी फहरिस्त, जिसमें आदर्श घोटाला, बोफोर्स घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, रेलवे घूसकांड, मनरेगा घोटाला, वोट के बदले नोट स्कैम, नेशनल हेराल्ड घोटाला और आईपीएल घोटाला आए दिन सुर्खियां बनते थे। उस दौर में बीजेपी हर रोज यह आरोप लगाती थी कि यूपीए के शासनकाल में आकाश से लेकर पाताल तक तमाम घोटाले हुए हैं, और कांग्रेस को कह दिया गया था कांग्रेस का मतलब कट, कमीशन और करप्शन है। उस दौर में दिल्ली का रामलीला मैदान भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का केंद्र बन गया था। कभी बाबा रामदेव ब्लैक मनी को लेकर, तो कभी अन्ना हजारे और इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले उस दौर के अरविंद केजरीवाल लोकपाल बिल की मांग को लेकर रामलीला मैदान पर आंदोलन में बैठ जाया करते थे। उस दौर में जनता के बीच आपको जानकर हैरानी होगी कि चुनावी मुद्दों में महंगाई दर हुआ करती थी, जो उस दौर में 8.33% पहुंच गई थी। उस दौर में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर को लेकर काफी हंगामा हो रहा था। पेट्रोल के दाम 70 के पार चले गए थे। किसानों और ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे जरूरी डीजल के दाम 55 के पार पहुंच गए थे। तो सरसों का तेल 102 रुपए लीटर, अरहर की दाल 75 रुपए किलो, जबकि चावल 29 रुपए किलो, आटा 21 रुपए किलो हो गया था। हो सकता है कि आज जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो आपको लग रहा हो कि आज की महंगाई के हिसाब से काफी कम है, लेकिन यकीन मानिए 10 साल पहले महंगाई देश का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था। कुछ और भी खबरें थी जो उस दौर में सुर्खियों में रही थी, जैसे कि दिल्ली और पुणे में हुए बम ब्लास्ट, कभी वाराणसी तो कभी मुंबई में देश में हो रहे आतंकवादी हमले, तो सीमा पर देश के जवानों की शहादत खबरें लोगों की आंखों को नम करती थी और आए दिन ये टीवी पर सुर्खियां बनती थी। उस दौर में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो पाकिस्तान हमारे जवानों के सर काट रहा है, ये मनमोहन सरकार उसे बिरयानी खिला रही है। उस दौर में डॉलर के मुकाबले रुपया तेजी से गिर रहा था। मई 2004 के 44.97 रुपए प्रति डॉलर के मुकाबले रुपया मई 2014 में 60 रुपए को पार कर गया था। जुलाई 2013 में गुजरात के तत्कालीन सीएम मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर उस दौर में तंज कसते हुए कहा था कि गिरता रुपया पीएम की उम्र से होड़ कर रहा है। उस दौर में अगस्त 2013 में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि रुपया ने अपनी कीमत को खोया है और प्रधानमंत्री ने प्रतिष्ठा। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे की बात की जाए तो उस दौर में दिल्ली सरकार घिरी हुई थी। 16 दिसंबर 2012 को 23 साल की पैरामेडिकल की छात्रा को दिल्ली में चलती बस में 6 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था, और 29 दिसंबर 2012 को जब उसकी मौत हुई थी तो पूरे देश का सिर शर्म से झुक गया था। निर्भया केस के दौरान कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला। महिला सुरक्षा चुनावी मुद्दा बन गया। देश की राजधानी में एक महिला के साथ ऐसी जघन्य वारदात से पूरा देश विचलित हो उठा था, और चुनावों में यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। अच्छे दिन 8 जनवरी 2014 को नई दिल्ली में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने प्रवासी भारतीय दिवस के संबोधन में कहा था, There is no reason to despair about our present or worry about our future. We are heading into better times ahead. यानी कि निराश होने की जरूरत नहीं है और बहुत ही जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके बाद अगले ही दिन यानी कि 9 जनवरी 2014 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह, जो कि उस दौर के प्रधानमंत्री थे, उनके बयान पर कटाक्ष किया और कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन हो सकता है 4-6 महीने इंतजार करना पड़े, लेकिन मेरा विश्वास है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। बीजेपी ने मनमोहन सिंह के संबोधन पर मोदी के कटाक्ष को अपना चुनावी नारा बना दिया और एक नारा निकल कर आया, अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं। और इसके बाद फिर आ गई तारीख 26 मई साल 2014, जब नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बन गए। यादों के झरोखे से वापस आइए और 2023 में पहुंच जाइए, क्योंकि अब आपको हम दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री का रिपोर्ट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट। जी हां, मोदी सरकार की उन तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं से शुरुआत करेंगे जिनको लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज सार्वजनिक मंचों से दम भरते हैं कि इन योजनाओं के दम पर 2024 में वापसी होगी। तो सरकारी दावों की माने तो
पीएम जनधन योजना में 49.72 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोल दिए गए हैं। पीएम उज्ज्वला योजना में 9.58 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। पीएम आवास योजना की बात की जाए तो सरकार दावा करती है करीब 3 करोड़ घर बनाए गए हैं। पीएम मातृत्व वंदना योजना में 3.32 करोड़ महिलाओं को 5,000 रुपए दिए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि में 11.27 करोड़ किसानों में 6,000 सालाना दिए गए हैं। इधर पीएम मुद्रा योजना में 42.91 करोड़ लोगों को लोन दिया गया है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 34.18 करोड़ लोगों में बीमा हुआ है। पीएम जन आरोग्य योजना में 5.48 करोड़ लोगों का इलाज हुआ है। पीएम ग्राम सड़क योजना में 7.42 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। स्वच्छ भारत अभियान में 11.23 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। हर घर नल से जल योजना में 12.85 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल दिया गया है। हेल्थ सेक्टर को लेकर सरकार यह दावा करती है कि देश में 2014 तक कुल 387 मेडिकल कॉलेज थे जो बढ़कर 700 हो गए। 2014 तक देश में कुल 6 एम्स थे जो सरकार कहती है कि अब बढ़कर 24 हो गए। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के दावों की बात करें तो सरकार कहती है कि देश में 2014 तक 16 आईआईटी थी जो बढ़कर 23 हो गए हैं। 2014 तक कुल 723 यूनिवर्सिटी थी जो बढ़कर 1100 से ज्यादा हो गई है। 2014 तक देश में 13 आईआईएम थे जो बढ़कर 20 हो गए हैं। इसके अलावा मेट्रो की अगर बात की जाए तो 2014 में देश के 5 शहरों में मेट्रो थी जो अब बढ़कर 20 शहरों तक पहुंच गई है। 2014 में 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन थी जो बढ़कर 860 किलोमीटर हो गई है। 2014 में मेट्रो में रोजाना 17 लाख लोग सफर करते थे, लेकिन सरकारी दावों के अनुसार अब 85 लाख लोग ऐसे हैं जो हर रोज यात्रा करते हैं। बिजली की बात की जाए 2014 तक देश के 18,452 गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन सरकार दावा करती है कि आज देश के हर गांव में बिजली पहुंच गई है। सड़कों की बात की जाए 2014 तक देश में 91,287 किलोमीटर नेशनल हाईवे था। आज देश में सरकार दावा करती है कि 1.44 लाख किलोमीटर का हाईवे है। 2014 में रोजाना 12 किलोमीटर हाईवे प्रतिदिन बनता था। आज सरकारी दावों की माने तो 30 किलोमीटर नेशनल हाईवे हर रोज बनता है। एयरपोर्ट की बात की जाए 2014 में देश में कुल 74 एयरपोर्ट थे जो बढ़कर अब 150 हो गए हैं। सरकार के दावों के बीच कई और भी जानकारियां, कई और भी फैक्ट हैं जिनकी तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे और इन्हें ब्लैक एंड व्हाइट की कैटेगरी पर हम परखना चाहेंगे। जैसे कि पीएम जन आरोग्य योजना की बात की जाए तो व्हाइट में आता है कि पीएम जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है, इसमें सरकार कहती है कि गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा होता है। 5.48 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ ले चुके हैं। लेकिन ब्लैक में अगर बात करें तो 8 अगस्त 2023 को सीएजी की रिपोर्ट सामने आती है और यह दावा किया जाता है कि बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि योजना में करीब 7.50 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिनका मोबाइल नंबर 1 था। इस रिपोर्ट की माने तो 7.5 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिनका मोबाइल नंबर 99999999 और 99 यानी एक ही बार 10 नंबर तक 9 था वो जुड़े हुए थे। यहां तक कि 1.39 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जो 10 बार 8 नंबर वाले यानी 8888888888 वाले नंबर से जुड़े हुए थे और 96,046 लोग ऐसे थे जो 9000000000 नंबर से जुड़े हुए थे। इस रिपोर्ट की माने तो योजना के तहत इलाज करा रहे कई रोगियों को पहले से मरा हुआ दिखाया गया, लेकिन इसके बावजूद उनकी राशि उठाने के लिए उनका इलाज चलता रहा। पीएम उज्ज्वला योजना की बात करें तो 2014 में देश में 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे। आज देश में 31 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन है, जिनमें से 9.58 करोड़ गैस कनेक्शन पीएम उज्ज्वला योजना में दिए गए थे। लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थी गैस को रिफिल नहीं करा पा रहे। अगस्त 2022 में राज्यसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने इस बात की जानकारी दी कि 2021-22 में 92 लाख ग्राहकों ने कोई रिफिल नहीं करवाया, जबकि 1 करोड़ 8 लाख ग्राहक ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ एक बार रिफिल कराया। इस तरह उज्ज्वला योजना के 21% लाभार्थियों ने अधिकतम एक बार रिफिल कराया। मई 2014 में दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर 928.5 रुपए का था, लेकिन सरकार उस दौर में 449 रुपए 13 पैसे सब्सिडी देती थी, यानी कि आपका सिलेंडर का दाम उस दौर में 479.37 रुपए था। आज अगर दिल्ली की बात की जाए तो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 903 रुपए हैं। सरकार ने बढ़ती महंगाई के दबाव में आकर 30 अगस्त 2023 को सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटाए। यही सिलेंडर 30 अगस्त से पहले 1,103 रुपए का मिलता था। आपको बड़ी जानकारी दें कि सरकार इस गैस सिलेंडर पर 1 रुपए की भी सब्सिडी नहीं देती है, यानी कि पूरा पैसा जो है वो आपको देना है। मई 2020 से केंद्र सरकार ने गैस पर सब्सिडी को बंद कर दिया था। सिर्फ उज्ज्वला योजना के लाभार्थी जो हैं उन्हें हर सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है, लेकिन वो भी नियम के अनुसार केवल 12 सिलेंडर पर। अगर वो भी उसके आगे जाते हैं तो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी पूरे पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि 903 रुपए।
अब बात करते हैं जीडीपी को लेकर। 2013-14 में देश की जीडीपी 6.4% की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। 2016-17 में यह बढ़कर 8.2% हो गई, लेकिन तभी नोटबंदी आई और देश की आर्थिक व्यवस्था की रफ्तार पर मानो ब्रेक सी लग गई। तब देश में डिजिटल पेमेंट कारगर नहीं था। ब्लैक मनी पर वार के नाम पर 1000 और 500 रुपए के नोट जो थे बंद कर दिए गए थे, लेकिन तुरंत ही 2000 के नोट जारी कर दिए गए। केंद्र सरकार ने अगले ही साल 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी को लागू किया, जिससे अर्थव्यवस्था की हालत और ज्यादा पतली हो गई। 2017-18 में देश में विकास की रफ्तार घटकर 7.2% हो गई। अगले साल यानी कि 2018-19 में यह घटकर 6.5%, 2019-20 में घटकर 3.7% हो गई। इसके बाद 2020 में देश में कोरोना का प्रकोप आया और उसके बाद देश की रफ्तार जो है वो और ज्यादा घट जाती है। अगर बात किसानों की आय को लेकर की जाए तो 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और इसी के लिए किसान सम्मान निधि योजना चलाई गई, जिसमें सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई। लेकिन इन सब के बीच में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NSSO ने एक ताजा रिपोर्ट तैयार की है, जिसकी माने तो भारत के किसान परिवारों की औसत मासिक आय 10,218 रुपए है, लेकिन इसमें फसलों से होने वाली आय जो है उसका योगदान केवल 3,798 रुपए है। यानी किसानों को फसलों से होने वाले विशुद्ध इनकम जो है वो सिर्फ 3,798 प्रति महीना है। 2014 में किसानों को फसलों से होने वाली विशुद्ध इनकम 3,081 रुपए थी, यानी अब तक किसानों की आय में सिर्फ 717 रुपए की बढ़ोतरी हुई। बीते सालों में किसानों की आय में मानिए 23% का बदलाव 2014 से देखने को मिला। वहीं किसानों की फसलों से होने वाली 3,798 रुपए की इनकम में से 2,959 रुपए ऐसे हैं जो फसल उत्पादन पर खर्च हो जाते हैं, यानी खेती से उसकी शुद्ध आय जो है वो 839 रुपए प्रति माह, यानी दिन के हिसाब से देखेंगे तो आप 28 रुपए आती है। प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो 2014 में देश में आम आदमी की सालाना आय जो थी वो 80,000 रुपए से भी कम थी, लेकिन 9 साल बाद यह बढ़कर 1.70 लाख रुपए हो गई है। हालांकि इसमें आपको जानकर हैरानी यह होगी कि अभी भी हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश और श्रीलंका से काफी कम हैं। वहां पर प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत पीछे है और 197 देशों के मुकाबले भारत 142वें स्थान पर है। अगर बात गरीबों की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अपने भाषणों में बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है और यह कहा जाता है कि गरीबों का सबसे ज्यादा उत्थान जो है वो मोदी सरकार में आजादी के बाद किया गया है। लेकिन तस्वीर का एक पहलू यह भी है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रही है और इस योजना में हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलो राशन दिया जाता है। अक्सर विपक्षी आरोप लगाता है कि अगर देश में गरीब नहीं है तो फिर 5 किलो का राशन उन्हें क्यों दिया जा रहा है। मेक इन इंडिया और इंपोर्ट की बात की जाए तो पीएम मोदी मेक इन इंडिया का स्लोगन देते नजर आए थे, जिसका मकसद था भारत में बनी चीजों को दुनिया भर में भेजना। इसके बावजूद भारत अभी भी एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है, यानी कि विदेशों में सामान भेजने से ज्यादा भारत में मंगवाया जाता है। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में इंपोर्ट दोगुने से ज्यादा हो गया। 2013-14 में भारत ने 27.15 लाख करोड़ का सामान इंपोर्ट किया था, लेकिन 2022-23 में भारत ने 57.33 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान इंपोर्ट किया। हालांकि इस दौरान भारत का एक्सपोर्ट करीब दोगुना हुआ है। 2022-23 में भारत ने 36.2 लाख करोड़ से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि 2014 में 19.5 लाख करोड़ का इंपोर्ट हुआ था। विदेशी कर्ज की बात की जाए तो मोदी सरकार में विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा है। हर साल औसतन 20 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज भारत पर बढ़ रहा है। मई 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बने और उसके पहले 2014 में आरबीआई की रिपोर्ट की माने तो देश में करीब 440.6 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज था, लेकिन यह कर्ज लगातार बढ़ता रहा। अब अगर मार्च 2023 की बात करें और आरबीआई की रिपोर्ट को माने तो विदेशी कर्ज बढ़कर 624.7 अरब डॉलर पहुंच गया है, यानी बीते 9 सालों में भारत का विदेशी कर्ज 42% बढ़ा और ये लगातार बढ़ता साल दर साल जा रहा है। बेरोजगारों की बात की जाए तो नौकरी को लेकर ज्यादातर सरकारें ऐसी रही हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड लोगों को नौकरी देने के मामले में अच्छा नहीं रहा और मोदी सरकार भी इससे अलग नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार में बेरोजगारी दर बढ़ी है। बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर डालने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI की माने तो अभी देश में करीब 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार है, जबकि मोदी सरकार के आने से पहले 43 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास रोजगार था। CMI ने पिछले साल एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत में अभी 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नौकरी के योग्य हैं। इनमें से 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की तलाश करना छोड़ दिया है। सरकार कई बार इसको लेकर कहती है कि इन तमाम लोगों ने स्टार्टअप योजना के तहत अपनी शुरुआत की है। हम फैसला आप पर छोड़ देते हैं कि ये 45 करोड़ लोग जो नौकरी की तलाश करना छोड़ चुके हैं,
डेटा के अनुसार ये स्टार्टअप में गए हैं या बेरोजगार हैं, ये फैसला आप पर है। लेकिन साल 2019 में सरकार के सर्वे में यह सामने आया था कि देश में बेरोजगारी दर 6.1% है। यह आंकड़ा 45 साल में सबसे ज्यादा था। मोदी सरकार के आने से पहले देश में बेरोजगारी दर 3.4% थी, जो इस समय बढ़कर 8.4% पहुंच गई है। अब अगर महंगाई की बात करें तो 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार जाने में एक मुख्य चुनावी मुद्दा महंगाई भी था। आज के दौर में जनता को परेशान कर रहा है। जो पेट्रोल के दाम 2014 में 71 रुपए प्रति लीटर जनता को परेशान कर रहे थे, वो आज के वक्त करीब 97 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। जो डीजल 2014 में 57 रुपए लीटर था, वो आज करीबन 90 रुपए लीटर है। 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9.48 रुपए थी, जो इस वक्त 19.9 रुपए है। 2014 में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3.56 रुपए थी, जो आज बढ़कर 15.8 रुपए है। खैर, ब्लैक एंड व्हाइट के तर अब बात करते हैं उन योजनाओं की जो प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे और जिनके दावों में जो समय सीमा थी वो थोड़ी बढ़ा दी गई। लेकिन ये योजनाएं लगातार आगे आई हैं और इन योजनाओं का लाभ भी लोग उठा रहे हैं। जैसे कि हर भारतीय परिवार को पक्का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना जिसकी शुरुआत 2015 में हुई। इसके तहत 2022 तक भारत के हर परिवार को ग्रामीण और शहर में पक्का घर मिलना था। हालांकि तय किए गए समय सीमा का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया और इस योजना की अवधि जो है उसे मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 2022 तक हर घर बिजली पहुंचानी थी। दरअसल सितंबर 2015 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 भारत के हर घर 24 घंटे बिजली मिलेगी। सरकार की इस घोषणा की समय सीमा जो है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन आप और हम जानते हैं कि सभी घरों में 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। कई गांव ऐसे हैं जहां पर घंटों घंटों बिजली नहीं पहुंचती है, तो ये दावे भी अभी पूरे होने में वक्त लेंगे। एक और दावा था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का। सितंबर 2018 में पीएम मोदी ने कहा था कि आने वाले 4 साल तक यानी साल 2022 तक भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। साल 2023 के 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था $3.75 ट्रिलियन हो पाई है। किसानों की आय की बात की जाए तो 2017 में प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि इस साल 2022 तक देश के सभी किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया समय सीमा खत्म हो चुका है, लेकिन किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। किसानों को फसलों से मिलने वाले विशुद्ध इनकम 3,798 रुपए महीना आती है। एक और महत्वाकांक्षी योजना बुलेट ट्रेन को लेकर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। उस वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश जब 15 अगस्त 2022 को 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, तब देश की पहली बुलेट ट्रेन पटरी पर सरपट दौड़ेगी। लेकिन आज अभी तक कोई बुलेट ट्रेन सरपट नहीं दौड़ रही है। हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो सरपट दौड़ रही है, लेकिन बुलेट ट्रेन का वादा जो है वो अभी भी पूरा होना बाकी। लेकिन इन दावों के बीच में एक जानकारी हम आपको और दे दें कि सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि कोविड महामारी ने दुनिया में विकास की रफ्तार को रोक दिया। दुनिया साल, 2 साल, 4 साल पीछे चली गई और इन परिस्थितियों से भारत भी छूता नहीं रहा। इसलिए सरकार कहती है कि इन महत्वाकांक्षी योजनाओं पर कोविड महामारी का असर पड़ा और इस वजह से इनकी समय सीमा को आगे बढ़ा दिया। और अब बात करते हैं वर्ल्ड इंडेक्स में भारत की रैंकिंग को लेकर और सबसे पहले बात प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लेकर। दरअसल भारत में मौजूदा दौर में लोग मीडिया को 2 नजरियों से देखते हैं। एक नजरिया गोदी मीडिया का है और दूसरा नजरिया जो है दरबारी मीडिया का है। ये क्या होती है, इनके बारे में आप बेहतर है गूगल कर लें। हम आपको जानकारी देते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या भारत की रैंकिंग है। दरअसल 180 देशों की रैंकिंग में भारत फिलहाल 161वें नंबर पर है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में प्रेस की आजादी जो है वो गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। 2014 के मुकाबले भारत की रैंकिंग खराब हुई है, क्योंकि 2014 में भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में 140वें नंबर पर था और अब इसको लेकर सवाल खड़े। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले की बात की जाए तो भारत 190 देशों में 63वें नंबर पर पहुंच गया है। साल 2014 में भारत 142वें नंबर पर था। इसका मतलब ये होता है कि भारत में व्यापार करने में अब सुगमता आई है। मोदी सरकार ने इस ओर अच्छा काम किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो भारत 121 देशों में 107वें नंबर पर है। रिपोर्ट की माने तो भारत में भुखमरी एक गंभीर समस्या है। हर 7 में से एक व्यक्ति भूखे सोता है। साल 2014 में भारत 116 देशों में 50वें नंबर पर था। यूएनडीपी द्वारा जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी भारत की स्थिति खराब है। भारत 191 देशों की रैंकिंग में 132वें नंबर पर है। ये रैंक किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय की स्थिति को दर्शाती है। 2014 में बात की जाए तो भारत 188 देशों की रैंकिंग में 130वें नंबर पर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 180 देशों की रैंकिंग में 85th रैंक पर है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अधिकतर देश भ्रष्टाचार से लड़ने में विफल रहे हैं। 2014 की बात की जाए तो भारत 175 देशों की रैंकिंग में इसी
85वें नंबर पर ही था। अब अगर बात की जाए दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की रैंकिंग पर, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 137 देशों की सूची में 126वें नंबर पर है। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस रिपोर्ट की माने तो भारत से ज्यादा खुशहाल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और वो श्रीलंका भी है, जहां पर गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। 2014 में भारत की रैंकिंग 156 देशों में 111वें नंबर पर। हालांकि हम आपको स्पष्ट कर दें कि विदेश से आए इन दावों को लेकर देश में अक्सर सवाल खड़े रहते हैं और सरकार से जुड़े लोग ये दावा करते हैं कि विदेशी मीडिया या विदेशी एजेंसियां भारत की छवि खराब करने के लिए ऐसी रैंकिंग जारी करती हैं जो प्रथम दृष्टया सही नहीं लगते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने नजरिए से देखते हैं। इसलिए इसका अंतिम फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं कि आप इसके दावों पर कितना विश्वास करते हैं। कई ऐसी भी चीजें हैं जो मोदी राज में पहली बार हुई हैं और आपके लिए वो भी जानना जरूरी है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल में देश में पहली आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति बनी। जुलाई 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनती हैं। 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी देश का यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा हो। अगस्त 2021 में भारत ने ओलंपिक के इतिहास में पहली बार एथलीट ट्रैक पर फील्ड इवेंट में कोई पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने देश को पहला मेडल, वो भी गोल्ड मेडल जिताया। मोदी राज में ही पहली बार गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया गया और इसकी मांग सालों से कई राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। मोदी राज में ही देश को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिला। 31 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस बनाए गए। इसकी मांग करगिल वॉर के बाद से लगातार की जा रही थी। मोदी राज में ही देश में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ। लंबे कानूनी लड़ाई के बाद 5 अगस्त साल 2020 को भव्य राम मंदिर की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। पीएम मोदी के राज में ही भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान किया गया, जिसमें कोविड वैक्सीन की 220 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई। यही नहीं, भारत ने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन सप्लाई भी मोदी के कार्यकाल में। मोदी राज में ही पहली बार देश को 2 ऑस्कर अवार्ड भी मिलते हैं। 95वें ऑस्कर सेरेमनी में भारत को पहली बार फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला, जबकि द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला। मोदी राज में भारत को पहली बार G20 की अध्यक्षता मिली और इसी साल सितंबर महीने में भारत पहली बार G20 की मेजबानी भी कर रहा है। और अगर हल्के फुल्के अंदाज में गंभीर बात कहें तो क्रिकेट के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 साल का कार्यकाल जो था वो नीरस रहा। हाँ, हम समझ सकते हैं कि आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, लेकिन पैमानों का जिक्र हो रहा है। RRR में भी प्रधानमंत्री को हमने क्रेडिट दिया ऑस्कर लाने का, तो यहाँ पर भी एक आंकड़ा हम आपके सामने पेश करते हैं। मोदी के कार्यकाल के दौरान क्रिकेट में भारत ने ICC का कोई भी इवेंट नहीं जीता। 2015, 2019 में भारत वर्ल्ड कप हारा। 2016, 2021, 2022 में T20 वर्ल्ड कप में हमारी हार हुई। भारत 2017 में पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हारा। तो 2021 और 2023 में ICC की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी भारत की हार हुई। हालांकि अगर भारत 2023 का ये वर्ल्ड कप जीत जाता है तो अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, लेकिन जो ये आरोप लग रहे हैं इससे मोदी जी बच जाएंगे और भारत को एक और क्रिकेट का वर्ल्ड कप मिल जाएगा। हम आशा भी करते हैं कि ऐसा हो, भारतीय टीम नाम रोशन करे, क्योंकि सूखा लंबा समय तक हो गया है। लेकिन अब बात करते हैं भारत के उन चीजों की जिसने तस्वीर बदल दी है। जैसे कि भारत इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इस वक्त हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2014 में हम दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकॉनमी थे। पीएम मोदी का यह दावा है कि तीसरे टर्म में भारत दुनिया की 3वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है। भारत में दुनिया की सबसे ऊंची 182 मीटर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में लगाई गई है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसकी क्षमता 1 लाख तकरीबन 30,000 दर्शकों की है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर का चिनाब ब्रिज है, जिसकी नदी के तल से ऊंचाई 1315 मीटर है। यह आर्क ब्रिज है और एफिल टावर से आपको जानकर हैरानी होगी 35 मीटर ऊंचा है। 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल भी आज भारत के पास है और यह टनल मनाली को लेह से जोड़ देती है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर रेबल रोड आज भारत में है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने 19,300 फीट की ऊंचाई पर पूर्वी लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है, जिस पर मोटर वाहन चलाए जा सकते हैं। आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क राजस्थान के जोधपुर में बन रहा है। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की आस्था और भक्ति को लेकर, जिसको लेकर अक्सर विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था भक्ति को विकास और पर्यटन से जोड़ा है और इसका लाभ उन तमाम धार्मिक शहरों
शहरों में समाज के हर वर्ग को हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 6 बार केदारनाथ गए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम में सैकड़ों करोड़ के पुनर्निर्माण कार्य हुए हैं। 2013 के केदारनाथ त्रासदी से पहले केदारनाथ धाम जाने वालों की संख्या 2012 में 5.83 लाख थी, जो बढ़कर 2022 में 15.63 लाख हो गई है। यानी कि बाबा केदार के दरबार में जाने वालों की संख्या 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। इसी तरह पीएम बनने के बाद मोदी 8 बार काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए हैं। पीएम मोदी ने 900 करोड़ की लागत से बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की 13 दिसंबर 2021 को शुरुआत की थी। तब ही काशी के पर्यटन में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। 2022 में 7.16 करोड़ लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और इस साल की बात की जाए तो केवल मई के महीने तक 2.29 करोड़ लोग बाबा के दर्शन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के बाद से अगस्त के आखिरी हफ्ते तक करीब 10 करोड़ श्रद्धालु ऐसे थे जिन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर साल 2022 को 856 करोड़ की लागत से बने महाकाल कॉरिडोर की शुरुआत की थी। उद्घाटन से पहले 1.5 करोड़ श्रद्धालु सालाना बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। महाकाल कॉरिडोर निर्माण के बाद से ये उम्मीद की जा रही है कि अब ये संख्या दोगुनी हो जाएगी और 3 करोड़ के आंकड़े को पार कर सकती है। इसी तरह साल 2023 में जनवरी से जून तक भारत आने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या जो है वो 43.80 लाख हो चुकी है, जबकि पिछले साल ये संख्या केवल 21.24 लाख थी। यानी कि पिछले साल की तुलना में इस बार विदेशी सैलानियों की संख्या जो है 106% का इजाफा देख रही है। विदेशी पर्यटन के साथ साथ घरेलू पर्यटन के क्षेत्र में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। साल 2021 में 67.7 करोड़ जहां वो था आंकड़ा, तो वहीं 2022 में ये बढ़कर 173.1 करोड़ हो गया है। 2021 के मुकाबले 2022 में घरेलू पर्यटन 156% यानी कि 2.5 गुना बढ़ जाता है। हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी सरकार आई थी और उन्हें पूरे किए, कुछ ऐसे हैं जो होने वाले हैं। जैसे कि बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 4 बड़े वादों में से एक वादा किया था जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने का। ये वादा बीजेपी ने 2019 में दूसरी बार सरकार बनने के बाद अगस्त 2019 में पूरा कर दिया था। दूसरा वादा था राम मंदिर के निर्माण का। इस वादे को लेकर अक्सर बीजेपी पर आरोप लगते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन संयोगवश अदालत का फैसला राम मंदिर निर्माण के पक्ष में आ गया। अगस्त 2020 में राम मंदिर के भव्य निर्माण की काम की शुरुआत हो गई। दावा किया जा रहा है कि अगले साल यानी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। बीजेपी ऐसा दावा करती है कि हमने अदालतों में पैरवी मजबूती से की और उसी का असर ये रहा कि फैसला पक्ष में आया, और बीजेपी अक्सर इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। इसके अलावा बीजेपी ने 3 तलाक के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने का भी वादा किया था। 2019 में ही केंद्र सरकार ने मुस्लिम आरक्षण विवाह अधिकार संरक्षण कानून बनाकर अपना ये वादा भी पूरा कर दिया। एक और चौथा वादा जो बीजेपी के साथ ही शुरू हुआ था वो था समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और इसको लेकर भी गर्माहट सुगबुगाहट फिलहाल कहा जा रहा है कि अंतिम चरणों में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कुछ और अचीवमेंट्स रहे उनमें से एक अचीवमेंट था डिजिटल इंडिया, यानी कि हमारा डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ना और इंटरनेट को लेकर एक ऐसी क्रांति जिसका लाभ तमाम वर्गों ने उठाया है। सोशल मीडिया के इस दौर में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें एक बड़ा लाभ उस इंटरनेट के सस्ते हो जाने का है। हालांकि कई विपक्ष के लोग ये आरोप लगाते हैं कि इंटरनेट सस्ते होने का असर ये है कि बेरोजगारी का एहसास लोगों को नहीं होता और नौजवान दिन भर बैठकर ट्वीट या सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी करते हैं, एक दूसरे से उलझते रहते हैं। लेकिन हमारी कोशिश थी कि बिना दाएं या बिना बाएं देखे सच के पैमाने पर, फैक्ट के पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल का ब्लैक एंड व्हाइट रिपोर्ट कार्ड जो है वो आपके समक्ष रखा जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा, हमारी ताकत बनेगा, क्योंकि हम नेताओं से पैसे नहीं लेते हैं, हमारी ताकत आप हैं और हम चाहते हैं कि आप ही हमारी ताकत बने रहें, ताकि बिना फिल्टर, बिना ब्लैक या व्हाइट जाए, बिना लेफ्ट या राइट के चंगुल में फंसे, हम प्रामाणिकता के साथ फैक्ट की कसौटी पर आकर आपको सिर्फ सच दिखाते रहें। ये सच और आप दोनों हमारी ताकत हैं। ये रिपोर्ट कार्ड को लेकर आप प्रधानमंत्री को 10 में से कितने अंक देते हैं वो कमेंट सेक्शन में करिएगा। किसको वोट देते हैं ये आपका अधिकार है, लेकिन वोट देने जरूर जाएगा। फिलहाल इस न्यूज बुक के बुलेटिन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।